नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। एक याचना है आप लोगों से, चैनल को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट उठाया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री में मैं मौर्य साम्राज्य को इसमें पढ़ा रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य। पिछला वाला वीडियो देखिए, मैंने जहाँ पे बंद किया हुआ था अब उसके आगे हम लोग चलेंगे। अब आज का हमारा जो चैप्टर होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, ये वाला होगा। थोड़ा सा देखिए क्लियरिटी है या नहीं। हाँ, सही है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। अभी तक हमने वह किस कुल या वंश का था इसके बारे में था। मैंने सारे विवाद को क्लियर कर दिया है। अंत में हम लोग इसीलिए सब पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी उच्च कुल का ही रहा होगा। ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग सीधे सीधे चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मेनली दो उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें से सबसे पहले उसके सामने दो कार्य थे। पहला क्या था? पहला जिम्मेदारी उसकी ये थी कि यूनानियों के दास्ता से भारत को मुक्त कराना। और दूसरा क्या था? नंदों के अत्याचारी शासन से जनता को मुक्ति दिलाना। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जिम्मे दो कार्य थे। पहला कार्य क्या था? चूंकि सिकंदर ने आक्रमण किया था तो कुछ ऐसे एरिया थे हमारे पश्चिमी भारत के, लगभग सिंध और पंजाब और ये इलाके थे पूरी तरह से यूनानियों के कब्जे में थे। तो उनको यूनानियों के दास्ता से, मतलब यूनानियों के चंगुल से छुड़ाना था। और दूसरा कार्य इसका क्या था? नंदों के अत्याचारी शासन से जनता को मुक्ति दिलाना था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसने किस ढंग से अपने इस कार्य को अंजाम दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमको ऐतिहासिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐतिहासिक स्रोत की अगर हम बात करें तो कुछ तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा कि यूनानी तथा रोमन स्रोतों में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। देखिए, यूनानी तथा रोमन स्रोतों में एवं बौद्ध कुछ ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम सिंध तथा पंजाब को यूनानी दास्ता से मुक्त कराया। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कुछ यूनानी रोमन स्रोत हैं और उसके बाद कुछ बौद्ध स्रोत हैं। बौद्ध स्रोत में किसी का नाम नहीं मिल रहा है हमको। तो इनसे यही जानकारी मिलती है क्या कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जो सिंध और पश्चिमोत्तर, जो सिंध और पंजाब वाले जो इलाके थे उनको क्या किया था? इसने यूनानी दास्ता से मुक्त कराया था। इसका एक रीजन देते हैं इतिहासकार, क्योंकि चाणक्य जो था, चाणक्य ने एक जगह पे कहा था, चाणक्य ने एक जगह पे विदेशी शासन को, चाणक्य ने
विदेशी शासन की निंदा की है, शासन की निंदा की है। चाणक्य जो है विदेशी शासन की एक जगह पे निंदा करता है और उसे पूरी तरह से बहुत घृणित बताता है। तो इसलिए विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब वाले इलाकों को यूनानियों की दास्ता से मुक्त कराया था। और यहाँ पे हम देखेंगे परिस्थितियों की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि इस समय तक चल करके इस समय होता क्या है, इस समय हम 300 चूंकि सिकंदर के जाने से पहले की अगर बात करें तो सिकंदर 323 ईसा पूर्व में, सिकंदर 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में भारत से जा चुका था। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में वो भारत से प्रस्थान कर चुका था, क्योंकि उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसको मजबूरन भारत छोड़ना पड़ा था। लेकिन उसके जीते हुए जो प्रदेश थे, मेनली सिंध और पंजाब वाला जो इलाका, यहाँ पे उसने अपने क्षत्रपों की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, लेकिन उसके जाने से पहले ही कई तरह की समस्याएं यहाँ पे खड़ी हो चुकी थी। और उसके मरने के पश्चात चूंकि हम देखते हैं कि 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो जाने के बाद वैसे उसके रहते हुए ही वहां की स्थिति थोड़ी डामाडोल हो चुकी थी, अब थोड़ी अव्यवस्था फैल चुकी थी। लेकिन सिकंदर के जाने के बाद और खासकर जब वो निकल जाता है यहाँ से और उसकी मृत्यु के बीच का जो समय है वह सिंध और पंजाब वाले इलाके में घोर अव्यवस्था और अराजकता का काल था। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे जगह जगह पे विद्रोह होने लगे थे और कई यूनानी क्षत्रप मौत के घाट उतार दिए गए थे। जगह जगह क्या होने लगे थे, विद्रोह हुए। ठीक है, और अनेक यूनानी क्षत्रपों को मौत के घाट उतार दिया गया। चारों ओर घोर अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण फैल गया। चारों तरफ क्या हो गया, घोर अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण फैल गया। सिंध और पंजाब में अव्यवस्था और अराजकता। तो ये जो राजनीतिक स्थिति थी, ये राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और ये राजनीतिक स्थिति मतलब भाई वहां पे घोर अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो चंद्रगुप्त के लिए यह एक सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया। और इतिहास में ऐसा जिक्र मिलता है कि उसने क्या किया, एक बड़ी सेना इकट्ठी की और उस सेना के साथ उसने क्या किया, जो बचे हुए यूनानी क्षत्रप वगैरह थे या जो यूनानी शासक वहां पे बचे हुए थे, उनको क्या किया, उसने यहाँ से मार भगाया। और सिंध और पंजाब को, किसको, ये जो सिंध और पंजाब है हमारा, कहाँ गया, कहीं लिखे, हाँ, ये जो सिंध और पंजाब था इसको यूनानियों से पूरी तरह से उसने मुक्त करा दिया। ठीक है, और उसकी सेना में कई प्रकार कई गिरोह के, मतलब गिरोह हो सकते हैं, सदस्य थे। इसीलिए कि इतिहासकार हमारे सामने आता है, नाम है उसका जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह कहा है। ये देखिए आईएमपी कथन है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए आईएमपी, वनडे से लेकर के टेस्ट एग्जाम तक के लिए आईएमपी है कि किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो आपका ऑप्शन जाता है जस्टिन ने कहा था। ठीक है, जस्टिन ने, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग शामिल थे, यही रीजन था कि उसने इसको डाकुओं का गिरोह कहा। तो ये कथन आपको याद करके रखना है। चलिए आगे चलने से पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं, मिटा करके फिर आगे देखते हैं।
यहाँ पर हमें दो भारतीय स्रोत मिलते हैं। एक हमको मिलता है, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो हेमचंद्र की एक रचना है, हेमचंद्र के परिशिष्ट वर्मन एवं विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में, देखिए मैंने एक चीज बता दी, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि परिशिष्ट वर्मन किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन जाता है हेमचंद्र की रचना है, ठीक है। या ये किस धर्म से संबंधित है, आपका ऑप्शन जाता है कि जैन धर्म से संबंधित है। या मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन जाता है विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। या मुद्रा राक्षस है क्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, नाटक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये दोनों ग्रंथ क्या जानकारी देते हैं, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार क्या हमको जानकारी प्राप्त होती है, मतलब मुद्रा राक्षस में लिखा है कि यूनानियों के विरुद्ध परवतक नामक हिमालयी राजा या शासक बोल सकते हैं, राजा ने सहायता की थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। और कुछ इतिहास का इसको, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछे कि भैया किसमें ये जिक्र मिलता है कि परवतक नामक हिमालयी राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की यूनानी या रोमनों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, तो आपका ऑप्शन जाता है, दो ऑप्शन है, हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है। और परवतक के बारे में कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि परवतक वही था जिसका सिकंदर से युद्ध हुआ था, पौरस जिसको बोलते हैं। सिकंदर वाले पार्ट में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो परवतक को पौरस से जोड़ते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं कि वो पौरस था या परवतक था, ठीक है। तो इन जस्टिन की बात और इनकी बात, दोनों बातें हमको याद करके रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट अगर देखा जाए, दूसरे पॉइंट, तो एक हमको मिलेंगे प्लूटार्क जी। प्लूटार्क ने ये चीज कही थी, प्लूटार्क ने क्या कहा, इसको देखना बहुत जरूरी है। प्लूटार्क के अनुसार नंदों के विरुद्ध चंद्रगुप्त ने सहायता के लिए सिकंदर से पंजाब में मुलाकात की थी। ठीक है, एक जगह पे प्लूटार्क क्या लिखता है, मैं 2-3 कथन यहाँ पे लिखने के बाद उसको क्लियर करना चाहूंगा। फिर इसके बाद एक जगह एक जस्टिन भी एक जगह क्या बोलता है, जस्टिन क्या कहता है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की स्पष्टवादिता से सिकंदर क्रोधित हो गया था। और सिकंदर ने उसको मारने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, लेकिन वह किसी तरह से बच करके निकल करके भाग गया था। तो ये जस्टिन बोलता है। फिर एक प्लूटार्क क्या बोलता है, प्लूटार्क क्या कहता है, प्लूटार्क एक जगह बोलता है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने
एक विशाल सेना के साथ संपूर्ण भारत को लौट डाला। राउंड डाला। इसके बाद जस्टिन फिर आएंगे। जस्टिन क्या बोलते हैं? जस्टिन ने कहा कि सिकंदर ने चंद्रगुप्त ने समस्त भारत को विजित कर लिया। देखिए मैंने इतने कथन बताए हुए हैं, ये सारी कथन बहुत ही आईएमपी है, इनको आपको देखना जरूरी है। देखिए अगर क्वेश्चन करेंगे किसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मिला था, तो आपका ऑप्शन जाता है कि प्लूटार्क ने बताया था, ठीक है। और ये पूछे कि भाई कहाँ मिला था, तो आपका ऑप्शन जाता है कि पंजाब में इसने मुलाकात करी थी। अब देखिए जस्टिन के अनुसार कौन ने बताता है कि चंद्रगुप्त की स्पष्ट वार्ता से सिकंदर क्रोधित हो गया, उसे मारने की आज्ञा दी थी, तो आपका ऑप्शन जाता है ये विवरण जस्टिन देता है। फिर एक प्लूटार्क क्या करता है, अगर पूछे कि किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, तो आपका ऑप्शन जाता है प्लूटार्क ये बोलता है, ठीक है। या अगर कहे कि भाई किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने समस्त भारत को विजित कर लिया, तो आपका ऑप्शन जाता है जस्टिन। तो इसमें माइनर से डिफरेंसेज है, इस डिफरेंसेज को आपको याद करके रखना होगा कि कौन क्या कहता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे एक चीज और आएगा, एक भारतीय इतिहासकार है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी ने चंद्रगुप्त की तुलना मध्ययुगीन शासक राणा सांगा से की है, जिसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी थी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। जैसे प्लूटार्क बोलता है कि उसने सिकंदर से सहायता मांगी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो हेमचंद्र राय चौधरी भारतीय इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं, वो इसकी तुलना किससे करते हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है किससे करते हैं, राणा सांगा ने। जैसे मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे कि राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर से सहायता मांगी थी, उसने इब्राहिम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए। तो ये वाला कथन भी बहुत ही आईएमपी है, हेमचंद्र राय चौधरी वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से हमको क्वेश्चन याद करके रखना है। बाकी अगर हम बात करें नंदों की बात करें, तो नंदों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि नंदों के प्रशासन से, उस समय घनानंद वहाँ का शासक था, तो घनानंद के प्रशासन से जनता बहुत ही क्रोधित थी, कहने का मतलब रुष्ट थी, नाराज थी, और जनता में व्यापक असंतोष था, ठीक है। उसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया, और चूंकि पहले ही चाणक्य शपथ ले चुका था कि मैं नंदों का समूल विनाश कर दूंगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने नंदों का समूल विनाश कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि किसी भी जगह पे इस युद्ध का, नंद और मौर्यों के बीच युद्ध का कोई खास विवरण प्राप्त नहीं होता है। बस ये चीज मिलता है कि नंदों और इसको कुछ बौद्ध जैन ग्रंथ हैं, खासकर बौद्ध ग्रंथों में नंदों एवं मौर्यों के बीच
भयानक या भीषण कह सकते हैं, भीषण युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, अब ये चीज बौद्ध ग्रंथों में भी केवल एक बौद्ध ग्रंथ है जहां पे इसका विवरण मिलता है। अब यहां से हमको ये चीज याद करके रखनी होगी कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो मेनली नंदों और मौर्यों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। तो आपका ऑप्शन जाएगा मिलिंद पन्हो। किसमें? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। इसी में जो है नंदों प्लस मौर्यों के बीच हुए युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। ऐसा प्राप्त होता है कि बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था जिसमें नंदों की पराजय हुई और इसमें घनानंद की मृत्यु हो जाती है और इसमें नंदों के एक मंत्री का नाम मिलता है जिसका नाम था भद्रशाह के मंत्री का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो मिला जुला करके कहने का मतलब यह है कि मिलिंद पन्हो अगर क्वेश्चन करे कि नंदों और मौर्यों के बीच भीषण युद्ध का या युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है तो आपका ऑप्शन जाएगा बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में जिक्र मिलता है। थोड़ा सा देखिए दिख रहा है या नहीं, स्पष्ट क्लियर? हाँ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप मतलब कंठस्थ करके रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मिला जुला करके नंदों का भी उसने अंत कर दिया। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा अभी अनक्लियर रह गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा विवरण प्राप्त होता है कि नंदों के बीच और मौर्यों के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसमें कुछ ग्रंथ अलग अलग प्रकार से मतलब अपना विवरण देते हैं। कुछ ग्रंथ ऐसा बोलते हैं कि चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम नंदों की राजधानी को बोल सकते हैं, राजधानी या उसके केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया। ठीक है, ऐसा जिक्र मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सीधे क्या कर दिया, मौर्यों की केंद्रीय नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण कर दिया, कह सकते हैं राजधानी पर आक्रमण कर दिया। उसे सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, उसे सफलता नहीं मिलती है या हो सकता है वो पराजित भी हो गया हो। ठीक है, तब उसको अपनी भूल का एहसास होता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तब वो क्या करता है, योजना बनाता है। तब वो क्या करता है, नंद जो साम्राज्य था उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को विजिट करना शुरू करता है। फिर क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, सीमावर्ती प्रांतों पर, सीमावर्ती क्षेत्रों को विजिट करके आगे बढ़ता है, को विजिट करते हुए आगे बढ़ा। इस प्रकार से अब उसको क्या हुई, अब उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, जड़ पे आक्रमण न करके पहले उसके मतलब पेड़ की जड़ पर आक्रमण न करके उसकी टहनियों को, डालियों को काटना शुरू कर दिया ताकि पेड़ कमजोर हो जाए। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजिट करते करते धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से नंद सत्ता को उखाड़ फेंका और अंत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर डाली। अब यहाँ पे ये वाली चीज हमारी दोनों कार्य इससे मेन है और दोनों कार्य यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे सेल्यूकस का। जिक्र किए बिना यहाँ पे हमारा एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो पार्ट है वो अधूरा रह जाएगा। सेल्यूकस की बात करेंगे। ठीक है, सेल्यूकस सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सिकंदर का उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसने क्या किया, बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीता। किसको जीता, सेल्यूकस ने क्या किया, बेबीलोन प्लस बैक्ट्रिया को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसके बाद अब उसका ख्वाब क्या हो गया, उसका ख्वाब ये हो गया कि अपने स्वामी सिकंदर द्वारा जो भारत में जीते गए प्रदेश थे, जो मौर्यों द्वारा छीन लिए गए थे, उस पर पुनः विजय प्राप्त करना। तो ऐसा करते हुए वह सिंध नदी तक आ पहुंचा था। कौन, सेल्यूकस ने
क्या किया, भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से कहां तक आ पहुंचा, सिंध नदी तक। कहां आया, सिंध नदी के पास आ पहुंचा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमको क्लियर करनी है कि सेल्यूकस जो था, अब इसने सिंध नदी के पास आ गया। अब दोनों के बीच एक युद्ध होता है। ठीक है, अब इस युद्ध का विवरण कोई भी इतिहासकार नहीं देता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस और सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है। सेल्यूकस प्लस सिकंदर के बीच युद्ध होता है। अब किसमें किसकी पराजय होती है, अधिकतर इतिहासकार ये बोलते हैं कि सेल्यूकस की पराजय हो जाती है और दोनों के बीच क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। सेल्यूकस और सिकंदर के बीच संधि हो जाती है। और इस संधि में क्या क्या चीजें शामिल थी, ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है, इसमें यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहां हमको देखना है कि इस संधि का सबसे पहला परिणाम यह होता है कि सेल्यूकस ने क्या किया, सेल्यूकस ने एरिया जिसको हेरात बोला जाता है, हेरात, आर्कोशिया जिसको हम कांधार कहते हैं, जेड्रोसिया, जिसको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ देखिए, यहाँ पे सेल्यूकस की पहली संधि के अनुसार एरिया यानी हेरात, आर्कोशिया यानी कंधार, जेड्रोसिया और एक प्रांत था पेरोपनिसडाई, ये था, मतलब ये वाला इलाका काबुल का था। ठीक है, तो यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। चारों को चार जगहों से सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। तो सेल्यूकस ने क्या किया था, एरिया, आर्कोशिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिसडाई वाले क्षेत्र को क्या किया, सिकंदर को सौंप दिया। दूसरा संधि के अनुसार क्या हुआ था, मिलता है कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए, ये संधि का दूसरा भाग था। संधि के तीसरे भाग में क्या शामिल था कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। और चौथी संधि में क्या बात थी, सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। संधि में 4-5 चीजें शामिल थी। यहाँ से क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछता है कि निम्न में से संधि का कौन सा भाग नहीं था, या वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि सेल्यूकस की पुत्री कौन थी, तो आपका ऑप्शन जाता है हेलेना थी। ठीक है, और हेलेना का विवाह किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ था। और यह भारतीय इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था या अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। अगर क्वेश्चन करे कि भारतीय इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध कौन सा था, तो यही चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना। ठीक है, ये चीजें। और संधि में कौन कौन सी बातें शामिल थी, मेगास्थनीज वाली भी चीज भी आपको याद करके रखनी है। जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज और उसकी पुस्तक बाकी मेगास्थनीज ने क्या क्या वर्णन किया है, सारी चीजें इसमें आगे आएंगी। और इसी संधि से मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो ये वाला फाइल बहुत ही आईएमपी है। और यहाँ से एक चीज और आपको याद करके रखना है कि इस युद्ध के परिणाम, इस युद्ध का पूरा विवरण कोई भी इतिहासकार नहीं देता है।
इस युद्ध के परिणाम के बारे में, परिणाम के बारे में केवल एक बच्चा आ गया। इस युद्ध के परिणाम के बारे में जिक्र सिर्फ एक इतिहासकार ने किया, एक इतिहासकार कर सकते हैं, लेखक कर सकते हैं, एक पियादस ने किया है। ये चीज बहुत ही अहम है। अगर क्वेश्चन करे कि किसने इस मतलब संधि मतलब युद्ध के परिणाम का ये जो संधियां हुई है इसका उल्लेख किसने किया है, तो आपका ऑप्शन जाता है एक पियादस ने किया है। तो सेल्यूकस को भी हमने देख लिया। अब इसके बाद यूनानियों से इसका कोई संबंध नहीं रह जाता, कोई युद्ध नहीं होता है। अब धीरे धीरे मतलब मिला जुला करके इसकी विजयों का क्रम जो है चालू हो जाता है। और अगर हम देखें तो इसकी विजय में दो जगहों को हमको और देखना है। इसके बाद हम इस क्लास को क्लोज करेंगे। इस क्लास में देखिए पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें, पश्चिमी भारत की विजय की अगर हम बात करें तो पश्चिमी भारत की विजय ये कहाँ की विजय इसने करी थी या किसको इसने जीता था, इसका उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो क्षत्रप जो था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र विजय या अधिकार की सूचना प्राप्त होती है। और ये सूचना हमको कैसे प्राप्त होती है, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से सौराष्ट्र तक की विजय, यानी पश्चिम भारत में सौराष्ट्र का मतलब क्या होगा, महाराष्ट्र वाले इलाके की बात हो रही है। सौराष्ट्र की विजय या उसके अधिकार की सूचना प्राप्त होती है। इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे हमको इसी जूनागढ़ अभिलेख में हमको क्या जिक्र मिलता है, ये बहुत ही अहम है। ये जिक्र मिलता है कि सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब यहां से देखिए कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था, तो आपका ऑप्शन जाता है पुष्यगुप्त वैश्य था। या कोई क्वेश्चन करे कि भैया विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तभी आपका ऑप्शन जाता है पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसका मतलब राज्यपाल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये राज्यपाल था। ठीक है। और किस अभिलेख में इस झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो भाई वहीं पे उसका राज्यपाल नियुक्त रहेगा जहाँ पे उसके साम्राज्य सीमा का विस्तार रहेगा या उसका अधिकार रहेगा। और इसके बाद अशोक का एक अभिलेख मिलता है सोपारा से, अशोक के सोपारा से प्राप्त अभिलेख। अशोक का सोपारा से एक अभिलेख प्राप्त होता है, लेकिन अशोक जो है अपने अभिलेख में सोपारा की विजय का उल्लेख नहीं करता है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, इससे अर्थ यही निकलता है कि सोपारा की विजय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की होगी, क्योंकि बिंदुसार जो था उसको एक मतलब कह सकते हैं कि विजयी सेना नायक या विजयी राजा के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है। उसकी विजय बहुत ही संदिग्ध है। तो हमें मान सकते हैं कि सोपारा में जब सोपारा अभिलेख से अशोक ये नहीं करता कि मैंने विजय किया था, तो इसका मतलब सोपारा तक की विजय कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये चीज क्लियर हो गई। और भी उसने विजय प्राप्त की थी जिसमें से हमको कुछ चीजें मिल जाती हैं।
सॉरी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग बात कर रहे थे अशोक के सोपारा से प्राप्त अभिलेख के बारे में, तो यहाँ से हमने चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। अब अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हम देखिए, दक्षिण भारत की विजय की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में एक चीज़ हमको कॉमन सा दिखता है कि दक्षिण भारत के कुछ स्थानों से हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो अशोक के अभिलेख ऐसा मान सकते हैं या क्लियर है कि अशोक के अभिलेख वहीं से प्राप्त हुए होंगे जहाँ तक कि उसकी साम्राज्य सीमा का विस्तार रहा होगा। तो ये कर सकते हैं जैसे कि अशोक के अभिलेख में जैसे सिद्धपुर, कर्नाटक में स्थित सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, गोभी मठ, मास्की और भी अनेक स्थान है। तो कहने का मतलब क्या है, दक्षिण भारत में ये सब कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित इन स्थानों से हमको क्या मिलता है, अशोक के अभिलेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अशोक के अभिलेख मिलते हैं। लेकिन अशोक अपने अभिलेखों में कर्नाटक के इन स्थानों के मतलब कि विजय प्राप्त करने का उल्लेख नहीं करता। वो ये नहीं बताता है कि मैंने जो है इसकी विजय प्राप्त की थी। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्नाटक का जो एक उत्तरी इलाका है इसकी विजय कौन कर सकता है, बिंदुसार नहीं किया होगा, क्योंकि हम दूसरी बार बोल रहे हैं कि इतिहासकार उसे विजेता के रूप में नहीं स्मरण करता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य ही कर सकता है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम एक जगह देखते हैं कि अशोक एक जगह पे अशोक अपने राज्य के दक्षिणी सीमा पर स्थित ये देखिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं किसका मतलब किन किन जातियों का उल्लेख किया है। ये इतिहास में जातियों की बात आती है। स्थित जातियों कौन कौन, जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरल का उल्लेख करता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि में से अशोक ने दक्षिणी सीमा पर स्थित किन जातियों का उल्लेख किया है या नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी दक्षिणी सीमा पर स्थित किनका उल्लेख किया है, चोल का, पांड्य का, सत्यपुत्र का और केरल पुत्र का। ठीक है, बड़े एग्जाम के रिस्पॉन्स से बहुत ही आईएमपी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अशोक इन जातियों का उल्लेख तो करता है, लेकिन फिर वही बात, अशोक ये नहीं कहता है कि हमने इसको विजित किया था। और हमें देखते हैं कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध कार्य को पूर्णतः बंद कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध का पूर्णतः बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र मतलब इनको जीतने का हमको श्रेय या तो चंद्रगुप्त को देना होगा, या तो बिंदुसार को देना होगा, या तो अशोक को देना होगा। तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद की बात है ये। तो कलिंग युद्ध के बाद जब वो युद्ध बंद कर देता है तो क्लियर सी बात है कि इनको उसने विजित नहीं किया होगा। और फिर बिंदुसार की बात आती है तो बिंदुसार की वही बात है, उसकी विजय बहुत ही संदिग्ध है और इतिहासकार उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं करता है इतिहास। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इनकी विजय पहले से ही उसने की होगी। किसने की होगी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की होगी। और इसके बाद अब एक चीज और बच जाती है, वो आईडेंटिफाइड है। इसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था और इस अकाल से ऊपर मतलब निपटने के सारे प्रयास चंद्रगुप्त मौर्य के व्यर्थ हो गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण की और राज्य को बिंदुसार को सौंप कर श्रवणबेलगोला एक कर्नाटक में स्थान है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर तपस्या, उपवास, जिसको संलेखना कहा जाता है, संलेखना द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। तो यहाँ से हमको क्या चीजें याद करके रखनी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे होती है, यहाँ पे सारी चीजें फैक्ट आपको याद करके रखनी है कि किसके समय में अकाल पड़ा था। तो आपको ऑप्शन जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और यहाँ पे कहाँ पे मगध में पड़ा हुआ था ये अकाल, कितने वर्षों का, 12 वर्ष तक एक अकाल चला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी, जैन आचार्य थे, कौन, भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण की। और इसके बाद उसने क्या किया, अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंप करके कहाँ चला जाता है, श्रवणबेलगोला। तो ऑप्शन में श्रवणबेलगोला है तो श्रवणबेलगोला मारिए, कर्नाटक है तो कर्नाटक मारिए। उसी पर एक स्थान पे पहाड़ी का नाम क्या था, चंद्रगिरी था। यहीं पर तपस्या और उपवास द्वारा, जिसको जैन धर्मों में संलेखना कहा जाता है, खाना पीना व्यक्ति छोड़ देता है, ठीक है, सिर्फ तपस्या करता है, धीरे धीरे उसकी, जब खाना पीना नहीं खाएगा तो धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को जैन धर्म में संलेखना द्वारा प्राण त्याग करना कहते हैं। तो संलेखना द्वारा अपने शरीर का त्याग किसने किया था, या प्राण त्याग किसने किया था सर्वप्रथम, तो आपका ऑप्शन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। या पूछे संलेखना जो पद्धति है, उपासना की जो पद्धति है, ये किस धर्म से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन जाता है जैन धर्म से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु इस समय हो जाती है। तो ये यहाँ से एक निष्कर्ष और निकल करके सामने आ जाता है कि श्रवणबेलगोला वो वहीं पर जाएगा, कर्नाटक के उसी स्थान पर जाएगा जहां पर कि उसका अधिकार हो। तो कर्नाटक तक की विजय इसने प्राप्त करी थी, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये कहा जाता है कि इसके साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश पर्वतमाला तक जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आईएमपी है, मेंस के दृष्टिकोण से आईएमपी है। तो यहाँ ये वाला चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब जब पूरा मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ लेंगे, अब इसके बाद बिंदुसार पे चलेंगे, जब पूरे मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर लेंगे तब उसकी शासन और प्रशासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और